हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है द कॉर्पोरेट स्टोरीज। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो कि एक अच्छी खासी एमएनसी में एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही पोजीशन होती है, बट काफी कम लोगों को उसके बारे में पता होता है। और अगर किसी को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल नहीं मिल पाती है तो उससे भी आप एक अच्छी स्टार्ट ले सकते हो अगर आप एक अच्छी एमएनसी में काम कर रहे हो। तो सम्यक है हमारे साथ, और आज हम जानेंगे उन्होंने कैसे क्रैक करा इस जॉब को और कैसे अभी वो रोल में वर्क कर रहे हैं। सारी जर्नी हम उनकी जानेंगे और आप लोग कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सम्यक, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ चैनल के ऊपर, और मैं चाहूंगा अपने इंट्रोडक्शन से आप स्टार्ट करो, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से स्टार्ट करो हमारी ऑडियंस के लिए। Hello, Rishabh and everyone. Firstly, thank you for inviting me. So, my name is Samyak Jain, and I have pursued my bachelor's from NSUT East Campus in the field of computer science, and I am 2023 pass out. So, currently, I am working as an automation engineer at Sprinkler. Yeah, and I did my internship in the fourth year at Advanced. ओके। सो सम्यक, बेसिकली लाइक स्प्रिंकलर में आप अभी हो, ठीक है। तो आपकी जर्नी ऐसे कैसे स्टार्ट हुई? लाइक आप कॉलेज में से स्प्रिंकलर में कैसे गए? लाइक आपने पहले से डिसाइड किया हुआ था कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में ही जाना है, या फिर आपने लाइक जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके कॉलेज में आई हैं तो उसमें से देते गए और आप यहाँ तक पहुँच गए? या सो बेसिकली ऐसा कुछ डिसाइडेड तो नहीं था कि स्प्रिंकलर में आना है, ना रोल का डिसाइडेड था, क्योंकि मैं करेंटली एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। और हर मोस्टली कॉलेज लोगों का क्या होता है, एक ड्रीम होता है कि हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हर CSIT वाला सोचता है कि बनूंगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनूंगा, वरना नहीं बनूंगा। पर हम्म। अपना भी कुछ थोड़ा ऐसा ही था। पर अभी एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर HDQ हूँ मैं। और एक था कि चलते 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 हमने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करा, बहुत सारी कंपनीज के OA दिए, बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यूज भी दिए, कुछ में सिलेक्शन भी हुआ। पर एट द एंड आई ज्वाइंट स्प्रिंकलर। ओके। सो बेसिकली आपका एग्जैक्ट रोल क्या होता है? हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में काफी पॉडकास्ट में देखा है, बट ऑटोमेशन इंजीनियर बहुत कम हमने सुने हैं। तो एग्जैक्टली क्या रोल होता है ऑटोमेशन इंजीनियर? तो बेसिकली ऑटोमेशन इंजीनियर के बारे में जानने से पहले थोड़ा हम स्प्रिंकलर के बारे में भी जान लेते हैं। हम्म। तो स्प्रिंकलर इज एन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो इनके चार मेनली चार प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली केयर, इनसाइट, सोशल एंड मार्केटिंग। सो मैं केयर में काम करता हूँ। तो केयर में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, एंड स्प्रिंकलर हैज सो मेनी क्लाइंट्स, बिग क्लाइंट्स लाइक गूगल, amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को एंड HDFC, सैमसंग। इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो इनका प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो बेसिकली इसमें इनको क्या नीड होती है, डेवलपर्स डेवलप द सॉफ्टवेयर। वो रोज डेली नए नए फीचर्स ऐड करते हैं, फीचर्स ऐड करते रहते हैं। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये फीचर्स उसमें ऐड करते हैं। तो एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर हमारा काम है कि उस फीचर को वैलिडेट करें। अब वो वैलिडेट दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है मैन्युअली, कि हम मैन्युअली वो चीज़ चेक करें कि ये वाला फीचर चल रहा है नहीं चल रहा। बट हमारा हमको मैन्युअली चेक नहीं करना होता। हमारा काम है कि हम उसका कोड लिखें, उसको जावा से, सेलेनियम से, ये सारी चीज़ें होती हैं, टेस्ट एनजी। और API टेस्टिंग के लिए रेस्ट एश्योर्ड यूज होता है। तो हमारा काम है कि हम ब्राउजर ऑटोमेट करें, UI ऑटोमेटिंग, API ऑटोमेटिंग करें। उसमें क्या होता है कि हम कोड लिख देते हैं। अब वो हमने एक बार कोड लिख दिया एक फीचर को चेक करने के लिए। तो वो क्या होता है कि अब हमारा काम है, जेनकिंस होता है, उस पर हम जॉब बना देते हैं। तो हमारा काम क्या है, हमें जॉब रन करनी होती है। तो जितने भी हमने टेस्ट केसेस लिखे हुए होते हैं अलग अलग फीचर्स के लिए, वो खुद रन हो जाते हैं। और टेस्ट केसेस जिस हिसाब से पास होते हैं, फेल होते हैं, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि फीचर में इस समय बग चल रहा है, नहीं चल रहा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारा एफर्ट बचता है, कंपनी का बहुत सारा टाइम बचता है। और हम एक बार लिख देते हैं और उसको कितनी भी बार चेक कर सकते हैं, ऑन द रेगुलर बेसिस, बाय डे, बाय वीक, बाय मंथ, कैसे भी कर सकते हैं। सो बेसिकली जो एक ये ऑटोमेशन इंजीनियर का रोल है, क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वर्क से टफ होता है या इजी होता है कंपेयर अगर हम करें? कंपैरिजन में देखा जाए तो ये सॉफ्टवेयर एज ए डेवलपर अगर हम देखा जाए, तो डेवलपर से थोड़ा सा स्लाइटली इजी कह सकते हैं इसको। क्योंकि कोडिंग इसमें भी करनी है, कोडिंग उसमें भी करनी है। पर इसमें बेसिकली क्या है, टेस्ट केस ऑटोमेट करने हो सकते हैं, हमको परफॉर्मेंस टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो सकती है, लोड टेस्टिंग परफॉर्म करनी हो सकती है। तो इसमें हमको टेस्टिंग मेनली करनी होती है। बट एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर और SDQA, हमारे पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जो टेस्टिंग में यूज हो रहे होते हैं टूल, उनको डेवलप करने का काम भी हमें आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग में यूज हो रहे होते जो टूल्स हैं, उनको डेवलप करने का काम भी हमको आना चाहिए, या हम उन स्किल्स पे काम करके
हमें वो डेवलप करना होता है। जैसे कि टेस्टिंग में जो टूल्स होते हैं, कोई वेबसाइट बनी है, कोई फ्रेमवर्क बना है, हम्म। या कोई रिपोर्टिंग वाला कोई फ्रेमवर्क बनाया है हमने, या कोई रिपोर्टिंग का वेब पेज बनाया है, तो वो सारी चीज़ें भी एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर या SDQA हमको खुद को डेवलप करना होता है। बहुत सारी APIs कॉल हो रही होती हैं, बहुत सारी API से हमको डेटा पुश करना होता है, हमको मंगवाना होता है। जैसे कि इलास्टिक सर्च यूज़ करते हैं हम, ग्राफ क्यूएल यूज़ करते हैं, APIs यूज़ करना, API डेवलप करना, ये सारा काम भी SDQA को करना पड़ता है एज अ डेवलपर। ओके। तो एंड SDQA का काम यही नहीं खाली टेस्टिंग करना, मतलब वो उनको जो टेस्टिंग में जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो डेवलप करना भी पड़ सकता है। और वो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द कंपनी, कि आपको इस समय ये वाला टूल चाहिए टेस्टिंग में, आपको अपना टेस्टिंग थोड़ा फास्ट करना है, आपको एफर्ट कम डालने हैं, या कोई नया मार्केट में कोई फ्रेमवर्क आया है, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, जिससे हमारी चीज़ें फास्ट हो जाएंगी, जिससे हमारा एफर्ट कम हो जाएगा। तो हम्म। वो चीज़ें हमको डेवलप भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि कुछ मेरे टीममेट्स हैं जो एज ए डेवलपमेंट भी काम करते हैं, मतलब उनको कोई टास्क मिलता है कि हाँ भाई ये वाला वेब पेज डेवलप करना है तुमको इस रिपोर्ट के लिए, तो वो करते हैं। कुछ को काम मिला है कि हाँ भाई तेरे को API लिखनी है, क्योंकि हमको वहाँ से इलास्टिक सर्च से ये वाला डेटा लाना है, यहाँ पे पुश करना है, तो वो एज अ डेवलपर भी वहाँ काम करना पड़ सकता है आपको। तो SDQA मतलब वो कि आपको पूरा टेस्टिंग में टेस्ट केस ऑटोमेट करने से लेकर परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलप करने तक आपको सारा काम करना पड़ सकता है। ओके, तो इसमें ऐसा भी होता है कि आपको मैनुअल टेस्टिंग भी का पार्ट रोल है इसमें, या खाली ऑटोमेशन ही होता है? एज अ ऑटोमेशन इंजीनियर आपको मैनुअल टेस्टिंग का काम भी कभी कभी आ सकता है, बट आपको मेनली टेस्ट केस ही ऑटोमेट करने होते हैं। मैनुअल टेस्टर अलग होते हैं कंपनीज में, तो मैनुअल टेस्टर का काम होता है वो मैनुअल टेस्टिंग करना, पर हमारा काम होता है कि जो हमको टिकट्स असाइन हुई है उसके अकॉर्डिंग उन फीचर्स को, उन टेस्ट केस को हम ऑटोमेट करें यूजिंग जावा सेलेनियम। ओके। सर तो मैंने अभी तक नहीं देखा। और वर्क लाइफ बैलेंस या फिर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी। अब मेरा ये एक चीज आती है इसमें निकल के कि जैसे होता है कि हम अलग अलग रोल्स में जाते हैं। पहले तो कॉलेज में जाते ही एक भाग दौड़ लग जाती है कि डीएसए ही सब कुछ है और हमें यही पढ़ना है, कोडिंग करनी है, डीएसए करना है, C++ जावा। एक दौड़ सी लगी होती है और किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता, सिर्फ ये दिख रहा होता है कि बस डीएसए करेंगे, जॉब क्रैक करेंगे। बट अगर हम देखें कि एक प्लेस जब बंदा होता है तो वो अलग अलग रोल्स में जाता है। कोई एंड्रॉइड डेवलपर बन रहा है, कोई फ्लटर में जा रहा हम्म। है, कोई रिएक्ट में जा रहा है, कोई फ्रंट एंड, कोई बैक एंड। तो क्या ये डीएसए सच में काम आती भी है जो हम कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान पढ़ रहे हैं, चीजों को, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? कितना मतलब इसका रोल होता है जो हम वर्क करते हैं? तो बेसिकली क्या है ना, DSA बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस में तो यूज हो ही रही है, मतलब हम्म। मोस्टली कंपनी कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए DSA यूज कर ही रहा है। बट DSA करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंप्रूव होती है। आप चाहे सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हो, या आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो, वहां जाकर आपको किसी न किसी प्रॉब्लम पे काम करना ही होगा, आप किसी भी रोल में हो, तो वहां आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप DSA करके आए हो या आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके आए हो, तो मतलब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपनी इंप्रूव करा है, आपने अपना सोचने का तरीका बहुत बढ़ाया है, कि आप किस सॉल्यूशन को किस तरीके से कर सकते हो, किस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो। तो जब आप काम कर रहे होगे कंपनी में, आपको कोई प्रॉब्लम मिली होगी, तो उस टाइम वो बहुत काम आएगी कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, कितने एफिशिएंट वे में सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ टाइम और एफर्ट्स, यही दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंपनी में। तो DSA करना अच्छी बात है। मतलब आप अगर ऐसा बोलो कि मेरे को मैप काम नहीं आ रहा, कहीं मेरे को ट्राई काम नहीं आ रहा, मेरे को ट्री काम नहीं आ रहा, वो एक अलग चीज़ है। पर आप एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बोलो कि मैंने DSA करी थी, मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करी थी, अब मेरे को कंपनी में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो मैं उसको अच्छे से सोच पाता हूँ, मैं उस पर अच्छा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाता हूँ कि हाँ इस प्रॉब्लम को ये तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसके 3-4 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसमें से ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ये वाला कम एफिशिएंट होगा। तो अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करी होगी, तो ही आप वो सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सो मतलब सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे हैं और प्रोडक्ट बेस्ड हैं, तो जैसे स्प्रिंकलर जैसी काफी कंपनीज होंगी और कुछ कंपनीज है TCS, इन्फोसिस। तो अगर एक ऑटोमेशन इंजीनियर की हम बात करें तो अलग अलग क्या वो रहती है रिक्वायरमेंट्स की? एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एक कैंडिडेट में क्या एक्सपेक्ट करती है और एक सर्विस बेस्ड क्या एक्सपेक्ट करती है? ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए तो बेसिकली स्किल्स उनको एक एक ऐसी ओप्स कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और बेसिकली डिपेंड करता है कि कंपनी का कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ कर रही है, कौन से टूल्स यूज़ कर रही है टेस्टिंग के लिए। तो जैसे कि हमारी कंपनी में जावा सेलेनियम यूज़ होता है, टेस्ट एनजी यूज़ होता है।
और मोस्टली कॉमन फ्रेमवर्क्स यही है टेस्टिंग के लिए। तो एज एन ऑटोमेशन इंजीनियर आपको जावा, सेलेनियम, टेस्ट एनजी, रेस्ट एश्योर्ड ये सब आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कंपनीज यही यूज कर रही हैं और यही फ्रेमवर्क, यही टूल मोस्टली ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। ओके, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो इससे रिलेटेड है कि आज के टाइम हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से बहुत रिसेशन का फेस चल रहा है, स्पेशली आईटी में। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो कभी सोचा भी नहीं था हमने, वो फायरिंग कर रही है, और फायरिंग हो जाती है इमीडिएट बेसिस पे। हायरिंग तो होती नहीं है, हायरिंग के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, हम्म। और फायरिंग करनी होती है तो सीधा मेल डाल देते हैं कि आप निकाल दिए गए हो, या कंपनीज की वो नहीं है अभी। तो आपके अकॉर्डिंग क्या जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये सिर्फ ऑन कैंपस ही हायर कर रही हैं या ऑफ कैंपस भी हायर कर रही हैं? और अगर ऑफ कैंपस हायर कर रही हैं तो कहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, और क्या बेस्ट वे है इन कंपनीज में जाने का? देखिए, मोस्टली कंपनीज, कुछ कुछ ही पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं जो सिर्फ ऑन कैंपस अप्लाई करती है, वरना ऑलमोस्ट मोस्टली सारी कंपनीज ऑफ कैंपस अप्लाई करती ही करती हैं। उनके करियर पोर्टल्स पे, उनके लिंक्डइन पे उनके एचआर होते हैं, वहाँ वो उनकी जॉब ओपनिंग्स आती रहती हैं। तो एज अ अभी करेंटली टाइम में मार्केट की सिचुएशन वर्स्ट है। तो इस सिचुएशन में आपको अपना सबसे पहले लिंक्डइन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लिंक्डइन पे जितनी भी कंपनीज हैं, मोस्टली कंपनीज हैं, आपको लगता है कि आपको इस कंपनी में जाना है, हर किसी की कोई ना कोई ड्रीम कंपनी होती है कि मेरे को इस कंपनी में काम करने को मिले, मेरे को इस कंपनी में काम करने को मिले। तो आप उनके लोगों से कनेक्शन बढ़ाइए, आप उनकी उस कंपनी के एचआर को लिंक्डइन पे ढूंढिए, रिक्वेस्ट भेजिए। आप जब उनके उन लोगों के साथ कनेक्शन में होंगे, वो आपके नेटवर्क में होंगे, तो कोई भी उस कंपनी से रिलेटेड ओपनिंग डालेगा तो आप तक रीच आएगी। आप लिंक्डइन ज्यादा यूज करोगे, आपको पता चलेगा अच्छा इस कंपनी में ओपनिंग आई है, मैं अप्लाई कर देता हूँ। वरना मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि जॉब्स में अप्लाई नहीं करते हैं, जॉब्स में अप्लाई कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि इस कंपनी में ओपनिंग आई थी, क्योंकि उनका नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है। वो करियर्स पोर्टल पे नहीं देखते हैं, क्योंकि इस समय लिंक्डइन ऐसी जगह है जहाँ पे आपके लिए अभी इस करंट सिचुएशन में भी बहुत सारी ओपनिंग्स आपको मिल जाएगी अगर आप लिंक्डइन खोलोगे। बस आपका नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए और आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होना चाहिए। रिज्यूमे, मैंने भी बहुत सारे रिज्यूमे देखे हैं, मेरे को भी बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, और मैंने भी अपने टाइम पे काफी बार गलत रिज्यूमे भी बनाए हैं। तो रिज्यूमे फॉर्मेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कैसे शॉर्टलिस्ट हो गए या नहीं। वरना कई बार क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपका रिज्यूमे एचआर रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग टूल्स होते हैं जैसे एटीएस होता है, एटीएस हम्म। आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर देगा ऑलरेडी। अगर आपने रिज्यूमे सही से नहीं बनाया होगा, उसकी फॉर्मेटिंग सही से नहीं होगी, आपने जॉब के अकॉर्डिंग स्किल्स उसमें मेंशन नहीं करी होंगी। तो सबसे जरूरी होता है कि थोड़ा रिज्यूमे आपको जॉब के अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करना होता है कि इस जॉब में ये वाली स्किल्स रिक्वायर्ड है, तो हम अपने, अगर हमको वो स्किल्स आती है तो हम रिज्यूमे में जरूर मेंशन करें। रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स डालें, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालें, हमने कोई सर्टिफिकेशन करा है वो डालें, अपनी अचीवमेंट्स डालें। जैसे डीएस से कॉम्पिटिटिव वाले बंदे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी अचीवमेंट्स होती है दिखाने के लिए। जिसने डेव करी है उसके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं दिखाने के लिए। कुछ लोग ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करते हैं गिटहब वगैरह पे, तो वहाँ पे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन दिखाओ। तो आप रिज्यूमे में जितना ज़्यादा आप खुद को दिखा सकते हो, जितनी ज़्यादा आप स्किल अच्छे से दिखा सकते हो, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे में क्या है कि इस समय मार्केट में स्किल्ड पीपल बहुत ज्यादा है, तो उनसे कंपटीशन में आपको आगे निकलने के लिए आपको खुद को एक अच्छा कैंडिडेट प्रूव करना होगा। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जॉब में अप्लाई करना होगा, अपना रिज्यूमे इंप्रूव करना होगा, और एक अच्छा रिज्यूमे बना के बल्क में अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज में रिजेक्शन आएगा, बट आपको तब भी बल्क में अप्लाई करना ही होगा। तो मतलब काफी अच्छे वे में आपने चीजों को समझाया है, और स्टूडेंट्स को काफी चीजें क्लियर भी हो रही होंगी कि एक अच्छी कंपनी में जो बंदे होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस प्रोसेस को वो तरीके से फॉलो करते हैं, और एक सिस्टमेटिक मैनर में कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करोगे चीजों को तो कोई भी कंपनी आप क्रैक कर सकते हो। तो समय अगला मेरा क्वेश्चन जो है वो है फाइनेंस से रिलेटेड, बिकॉज अच्छी कंपनीज की जब भी हम बात करते हैं तो पैकेजेस भी हमें अच्छे अच्छे सुनने में आते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं और एक ऑटोमेशन इंजीनियर की हम बात करें, क्या कंपैरिजन रहता है सैलरी पैकेजेस में? एज अ फ्रेशर अगर हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, एक्सपेक्टेशन क्या कर सकता है कैंडिडेट? तो सैलरी का ऐसा सीन है कि कुछ कंपनीज में सैलरी ऑटोमेशन इंजीनियर या टेस्टर को डेवलपर जितनी दी जाती है मोस्ट, और उसके अलावा मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि टेस्टर्स की सैलरी डेवलपर से कम होती है, बट इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज की टेस्टर की सैलरी भी डेवलपर्स की दूसरी कंपनी के डेवलपर से ज्यादा होती है। तो इसमें आप कुछ एक फिक्स नहीं कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि कौन सी कंपनी है, आप कौन सी कंपनी में टेस्टर बन रहे हो, उस कंपनी की क्या पॉलिसी है, वो डेवलपर और टेस्टर को इक्वल सैलरी प्रोवाइड करती है
या उस कंपनी के टेस्टर की सैलरी दूसरी कंपनी के डेवलपर से भी ज्यादा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। ओके, बट एक रेंज, कुछ एक आइडिया, ताकि स्टूडेंट्स को मिल सके कि एक स्टार्ट किस रेंज से हो सकता है उनका। अभी के मार्केट सिचुएशन में तो मतलब आप कोई भी एक्सपेक्टेड सैलरी या कोई रेंज एक्सपेक्टेड बोल ही नहीं सकते हैं। ओके। करंट सिचुएशन में तो आपको कैसी भी जॉब मिल रही हो, आपको ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय मनी से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्योंकि कभी ना कभी 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मार्केट की सिचुएशन अच्छी होगी, मार्केट में जॉब्स की हायरिंग आएगी, तब उस समय क्या होगा, उस समय आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए कि हाँ ये बुरा कंडीशन थी, इस समय पर आपने कुछ ना कुछ सीखा, आपने स्किल्स गेन करी, आपने एक्सपीरियंस गेन करा, आपने इस कंपनी में काम करा, आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करा। तो उस समय कोई ये नहीं दिखाएगा कि आपने 4 लाख की नौकरी पे काम करा था कि 8 लाख की नौकरी पे काम करा था। उस समय मैटर करेगा कि अच्छा आप पिछले 2 साल से एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आपने एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करा है, आप इस स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप 2+ ईयर एक्सपीरियंस वाले हो, 1+ ईयर एक्सपीरियंस वाले हो। तो इस समय एज सच कुछ एक्सपेक्टेड सैलरी का आप नहीं कह सकते। इस समय मैटर करेगा आपकी स्किल्स, आप कितना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो सम्यक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने इन स्प्रिंकलर के बारे में काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली है, आपने बताई है इतने अच्छे तरीके से, बट एक इंटरव्यू प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है कि एक अगर ऑफ कैंपस में हम एक बंदा स्प्रिंकलर का एग्जाम दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो क्या क्या राउंड्स होते हैं और उन राउंड्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, और उनके लिए हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, थोड़ा डिटेल में, मतलब मैं चाहूंगा आपका आंसर। हाँ, तो बेसिकली जैसे कि मैंने ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दिया है, हम्म। तो बेसिकली ऑटोमेशन इंजीनियर में टोटल 6 राउंड्स थे। मेरे जो हुए वो 6 राउंड्स हुए, उसमें 6 में से एक अपना होता है ओए, 3 राउंड्स होते हैं टेक्निकल इंटरव्यूज, 1 राउंड होता है एसएलटी, वो भी टेक्निकल इंटरव्यू होता है पर वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है, और लास्ट वन होता है एचआर राउंड। तो फर्स्टली बात करते हैं ओए राउंड की। तो ओए में क्वेश्चंस आते हैं, जावा के एमसीक्यू आते हैं और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। तो करीब 40-50 क्वेश्चन होते हैं, और दोनों सेक्शंस के होते हैं, मतलब 25-25 या 30-30 ऐसे कुछ होते हैं। तो वो जावा के ओप्स बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, आउटपुट बेस्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। और बाकी उसमें एप्टी के आते हैं, एप्टी भी नॉर्मल होता है। तो ये ऑन एवरेज अगर बोले तो इजी मीडियम आता है, हार्ड तो नहीं होता। उसके बाद आते हैं हम टेक्निकल राउंड पे। तो टेक्निकल राउंड्स जो होते हैं तीनों, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे सिमिलर होते हैं, अप्रोक्स 45-50 मिनट्स के होते हैं। तो उसमें बेसिकली इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन करा है, जैसे कि आपने प्रीवियस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस मेंशन करा है, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस मेंशन करा है, तो हम्म। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि आपने किस चीज़ पे काम करा, उससे रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट पे काम करा, और फिर वो थोड़ा वैलिडेट करने के लिए थोड़ा जो स्किल्स वगैरह आपने मेंशन करी है उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा आप जिन्हें जो रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन करे हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं कि क्या प्रोजेक्ट करा, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, और उसके रिलेटेड कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछते हैं वो, जिस जो आप आंसर देते हैं उसके बेसिस पे। उसके बाद आपके आते हैं डीएसए क्वेश्चंस। तो डीएसए क्वेश्चंस आते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं डीएसए। आप डीपी वगैरह के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 2 डीएसए के क्वेश्चंस आते हैं इसी 45-50 मिनट्स के राउंड में। तो तीनों राउंड सिमिलर ही थे, बस इंटरव्यूअर्स चेंज थे, तो सेम ही क्वेश्चंस थे, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कि, मतलब सेम पैटर्न था। सेम क्वेश्चंस तो नहीं, सेम पैटर्न था कि रिज्यूमे में से पूछना है, आपके आपके इंटर्नशिप एक्सपीरियंस में से पूछना है, जैसे कि मैंने मेंशन करा था। तो मुझसे उन्होंने इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, और उसके अलावा उन्होंने प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे, और फिर एट द एंड उन्होंने 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे जो कि मीडियम लेवल के थे। कुछ लोगों से मीडियम हार्ड लेवल के भी पूछे, और कुछ से थोड़े मीडियम से स्लाइटली इजी भी थे। तो वो थोड़ा इंटरव्यू पे डिपेंड कर सकता है। तो डीएसए क्वेश्चन अच्छे थे। आपको प्रॉपर बेसिक से स्टार्ट करना होगा, ब्रूट फोर्स से, और ऑप्टिमाइज तक आपको सॉल्यूशन ले जाना होगा। उसके बाद आपको प्रॉपर उनको स्क्रीन शेयर करके कोड लिख के दिखाना होगा, और फिर वो आपसे रन करवाएंगे, और आपको प्रॉपर बताना होगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे सैंपल केस है, इसका ये इनपुट आएगा, इसका ये इनपुट है, इसका ये आउटपुट आएगा। हम्म। आपको 2-4 अपने कुछ एज केसेस प्रोवाइड करने होंगे कि इनके लिए क्या आएगा, तो वो आपको प्रॉपर डिटेल डिस्कशन करना होगा, और एट द एंड आपको अपना कोड लिख के रन करवा के देखना होगा। तो आपका कोड सही चलना चाहिए। उसके बाद आता है एसएलटी राउंड। तो हम्म। एसएलटी राउंड में होते हैं वीपी वगैरह होते हैं, वीपी ज्वाइन करते हैं, डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं। तो उसमें जो एसएलटीज हैं कंपनी के, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और वो उनका जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा मीडियम से हार्ड होता है। तो वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। वो भी आपसे प्रोडक्ट अपनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछेंगे, और वो अब आपने क्या बोला है उस बेसिस पे वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। मतलब उसमें आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ वो इसी टॉपिक से पूछेंगे। वो डीएसए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं मीडियम हार्ड लेवल के, जैसे कि मेरे दोस्तों से मीडियम हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे।
और मुझसे उन्होंने स्ट्रेस टेस्टिंग का कोड लिखवाया था। तो उसमें प्रॉपर उन्होंने बोला कि हाँ भाई हमको स्ट्रेस टेस्टिंग करनी है, तो कैसे कैसे उसका कोड लिख सकते हैं, और हमको एट द एंड ये बताना है कि हाँ हमने स्ट्रेस टेस्टिंग करी तो कितनी देर हमें लगी ये सारा एग्जीक्यूट करने में। तो उसमें मेरे को प्रॉपर शुरू से धीरे धीरे करके मैंने सॉल्यूशन सोचा, मतलब क्योंकि ऐसा मैंने कभी स्ट्रेस टेस्टिंग का कोड देखा ही नहीं था, मेरे को पता नहीं था कैसे लिखना है। तो फिर उसमें धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी, मतलब इंटरव्यूअर बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपको प्रॉपर हिंट देंगे, बस आपको उस पर फॉलो अप करना है, आपको आना चाहिए तो वो हिंट देंगे अपनी साइड से, आपको समझना पड़ेगा सही से। तो उसमें जैसे कि स्ट्रेस टेस्टिंग में धीरे धीरे थ्रेड बनाने होते हैं, तो एक साथ बहुत सारे थ्रेड बनाए हैं, फिर उनको क्या है कि एग्जीक्यूट करना होता है। तो जैसे ही हम सारे थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो वो एकदम, स्ट्रेस टेस्टिंग में वही होता है कि हमको सिस्टम चेक करना होता है कि वो कितने ज़्यादा लोड पे सही से वर्क कर सकता है। तो हमको एकदम सारे थ्रेड स्टार्ट करने होते हैं और लोड डालना होता है। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को पूरा प्रॉपर कोड लिखवाया था। और मेरे दोस्तों से मीडियम हार्ड लेवल के डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे दो। तो एसएलटी राउंड बहुत अच्छा होता है, और मेरे को लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट राउंड जो होता है इस ऑटोमेशन इंजीनियर में, वो एसएलटी राउंड होता है। उसमें वो आपसे आपसे अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी सिनेरियो पकड़ा सकते हैं आपसे, तो वो आपको अच्छे से देना होगा। अगर आपने एसएलटी राउंड कर लिया तो मतलब ठीक है, फिर आप तो हो ही गया। और लास्ट होता है एचआर राउंड। एचआर राउंड अप्रोक्स 15 से 30 मिनट का होता है, तो उसमें वही जनरल बिहेवियरल क्वेश्चंस और एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली डिस्कशन होता है। तो यही था स्प्रिंकलर का इंटरव्यू तो एक एक्सपीरियंस। पर्सन कैसे प्रिपेयर करे उस चीज के लिए, जैसे आपने बताया एसएलटी में कुछ भी पूछ सकते हैं, और कुछ ऐसा पूछ लेते हैं जो आपने कोई प्रिपेयर नहीं करा होता डीएसए में, तो उसके लिए कैसे लॉजिक बिल्डअप करे एक कैंडिडेट। तो बेसिकली आपको एक तो, आप स्प्रिंकलर में अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा कि आपको डीएसए आती है हम्म। और आपने डीएसए अच्छे से कर रखी है। क्योंकि चाहे रोल कोई भी हो, स्प्रिंकलर में डीएसए तो हर राउंड में पूछा ही जाएगा आपसे। अब वो लेवल वेरी कर सकता है, कई बार मीडियम हो सकता है, कई बार मीडियम टू हार्ड हो सकता है, और कई बार इजी मीडियम हो सकता है। तो डीएस से तो आपको करना ही होगा। उसके अलावा आपको रिज्यूमे अच्छे से बिल्ड करना होगा जिसमें आप अच्छे प्रोजेक्ट्स मेंशन करें। और अगर कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है या कुछ भी, अगर आप फुल टाइम है ऑलरेडी तो कोई एक्सपीरियंस है तो उसको मेंशन करेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अच्छे से पढ़ के जाएं, उसमें जो भी आप टेक स्टैक यूज़ कर रहे हैं उसके उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये सब करके जाना होगा। ओके, तो लास्ट पार्ट पे आए रहे हैं अपने पॉडकास्ट के, और इसमें मैं एक ये आपसे चीज पूछना चाहूंगा कि बेसिकली टायर 3 कॉलेज से भी काफी स्टूडेंट्स आते हैं जहाँ पे कंपनीज बेसिकली वैल्यू नहीं करती है कॉलेज की। तो अगर वो कंपनीज में जाना चाहते हैं टायर 3 के बच्चे, बट उनके कॉलेज में वो बेटर कंपनीज आ नहीं पा रही हैं, तो वो कैसे ऑफ कैंपस अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार करें ताकि उन कंपनीज में वो जा सकें और एक अच्छे आईआईटी वाला जो इंजीनियर है जहाँ पे वो काम कर रहा है वो भी उनके लेवल पे पहुंच सके। देखो, उसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको एक फिक्स करना होगा कि आपको कौन से रोल में जाना है। कुछ बच्चों का होता है कि हमको इस रोल में भी जाना है, हमको उसमें भी जाना है, उसमें भी जाना है। कुछ को होता है कि हमको फर्दर स्टडीज करनी है। इसमें हमारा बेसिकली डिपेंड करता है कि हम्म। आपको कौन से रोल के लिए जाना है। अगर एज आपको सॉफ्टवेयर रोल जाना है, आपको AI ML में जाना है, या आपको डेटा वाली फील्ड में जाना है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली फील्ड में जाना है या आपको SD बनना है, SDET बनना है, तो उसके लिए आपको जनरली दो स्किल्स पे काम करना ही होगा। कुछ लोग जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप डीएसए कर लो, कुछ कहते हैं डेव कर लो, हम्म। डेव्स में ज़्यादा ओपनिंग्स आती हैं, कुछ कहते हैं कि डीएसए कर लो, ज़्यादा ओपनिंग आती हैं। पर अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जनरली, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, हर किसी को डीएसए और डेव दोनों ही करनी चाहिए। डीएसए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, डेव्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और टायर 3 कॉलेज के बच्चे को दोनों ही चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको कल को कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए जिसमें वो आपसे डेव पूछे, तो आप उस समय ये नहीं कह पाओगे कि मैंने तो सिर्फ डीएसए करी है, क्योंकि हम्म। मेरे को किसी ने बोला था कि डीएसए कर लो। या आपको डीएसए के इंटरव्यू की कॉल आ गई और आप ये बोलो कि मैंने तो नहीं, डेव करी है, मैंने सुना है कि डेव्स में ज़्यादा ओपनिंग होती है। तो आपको अपने को हर हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो आपको डीएसए भी करनी होगी, डेव भी करनी होगी। और अगर आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हो तो आपको CSS और जावास्क्रिप्ट, कुछ लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक बेसिक कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे को फ्रंट एंड आता है। पर हम्म। अगर आपको फ्रंट एंड में जाना है तो आपको CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत डेप्थ में करनी होगी, आपको डीएसए अच्छे से करनी होगी। आपको बैकएंड में जाना है तो आप स्प्रिंग स्प्रिंग बूट, इनमें कोई भी स्किल पे अच्छे से सीख सकते हो। तो आपको दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं आज के समय में अपनी स्किल्स को गेन करने के लिए, कि आपको डीएसए और डेव दोनों आती हो।
और कुछ लोग क्या है कि कॉलेज के सब्जेक्ट्स इग्नोर कर देते हैं। तो आपको कुछ कॉलेज के सब्जेक्ट्स होते हैं सीएसई और आईटी वालों के लिए स्पेशली, जैसे डीवीएमएस हो गया, ओप्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। तो आज के समय में ये कंपनीज इन इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछती है। मोस्टली कंपनीज इन सारे कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछती पूछती है। तो आपको अपनी कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, आपको अपनी डीएसए स्ट्रॉन्ग करनी होगी, आपको अपनी डेव स्किल स्ट्रॉन्ग करनी होगी। क्योंकि एज अ टीयर 3 स्टूडेंट हो सकती है कि आपके कॉलेज में सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो वो अपने ओए में या अपने इंटरव्यू में डीएसए पूछ लेते हैं। हो सकता है आपके कॉलेज में कोई स्टार्टअप कंपनी है, उनको डेवलपर चाहिए होता है क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो आपको स्किल्स सिखाएं, आपको लर्निंग का टाइम दे। तो तब हो सकता है आपको आपके कंपनी में, आपके कॉलेज में स्टार्टअप आया, तो फिर आपको डेव आनी चाहिए। तो इसलिए आज के टाइम पे और इन जनरल मेरा मानना यही है कि आपको डीएसए और डेव दोनों ही अच्छे से करनी चाहिए। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, डेव में आप वो चूज कर सकते हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, फ्लटर, वो आप पे डिपेंड करता है। पर आपको डीएसए और डेव दोनों ही आनी चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको अपना लिंक्डइन स्ट्रॉन्ग करना होगा और आपको अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि टीयर 3 कॉलेज के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज तो कम मिलती है, पर आप क्या कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसमें अप्लाई करने से पहले आप उस कंपनी के लोगों के पास जाओ, अपना रिज्यूमे शेयर करो, उन्हें बोलो कि उनको पर्टिकुलरली बताओ कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स है, मेरे को या आपकी आपकी कंपनी में ये वाली ओपनिंग आई है और मेरे को ये वाली स्किल, मेरे को ये स्किल्स आती हैं, तो मेरे को रेफरल दीजिए। तो आप लोगों को रीच आउट करोगे, आपको कहीं ना कहीं से रेफरल भी मिलेगा। तो टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा वे है कि आप पहले रेफरल लें फिर अप्लाई करें। तो रेफरल आज के टाइम पे कंपलसरी हो चुका है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा अभी वो चल रही है रिसेशन, और बहुत ज्यादा मतलब एक कह सकते हैं कि ये बिटर ट्रूथ है, बट ये रियलिटी बन चुकी है कि बिना रेफरल के आज के टाइम काम नहीं हो रहा है। जो पहले हम नॉर्मल हम्म, अप्लाई करते थे, आजकल वो रेफरल एक नॉर्मल चीज हो चुकी है। तो आप लोगों को हाँ लिंक्डइन का अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जो सम्यक ने काफी चीजें आपके साथ शेयर करी हैं उन सबको ही फॉलो करना होगा। तो सम्यक लास्ट में मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एस्पायरिंग एक अच्छी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप एक कुछ एडवाइस देना चाहो, अपनी गोल्डन टिप देना चाहो, जिससे उनका करियर आगे एक अच्छा उस पर जा सके। मैं एक फाइनल टिप यही दे सकता हूँ कि ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। चाहे आप अभी करेंटली किसी भी पोजीशन पे हो, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आप कॉलेज में हो, आप किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में हो, आपको हमेशा अपनी स्किल्स गेन करनी होगी। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, क्योंकि रोज ये दुनिया आगे बढ़ रही है, रोज आपके साथ वाले लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स गेन कर रहे हैं। तो आपको भी अगर उस कंपटीशन को बीट करना है, आपको अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ ग्रोथ चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ रेगुलरली अपनी स्किल्स गेन करनी होगी। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो आप अपने सीनियर्स के पास बैठिए, आप अपने मैनेजर्स के पास बैठिए, क्योंकि वो आपसे पहले से काम कर रहे हैं, उनको आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज है, आपसे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीखिए, उनके साथ बैठ के उनके एक्सपीरियंस से आप भी कुछ लीजिए। हम्म। तो उससे क्या होगा कि आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी। आप किसी टेक स्टैक पे काम कर रहे हैं, पर आपको साइड बाय साइड दूसरा टेक स्टैक भी सीखने का मन है, तो आप उसको अपने को एक्स्ट्रा टाइम निकाल के वो सब चीजें सीखिए, क्योंकि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई आज के समय में अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं करेगा तो वो पीछे हो जाएगा। तो ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन, बिकॉज पर्सनल ग्रोथ बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप स्किल सीखते रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक बहुत ज्यादा यहाँ से कंटेंट मिला होगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मेक श्योर कमेंट डाउन जरूर से करना, बिकॉज सम्यक भी यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ने वाले हैं और उसका रिप्लाई करने वाले हैं। इसी के साथ में आप अगर सम्यक से कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं लिंक्डइन इनका शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आज आके कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में जैसे मैंने बताया, आपके जो भी इसके अलावा डाउट्स हैं वो आप जरूर से कमेंट करना, उसके भी आपको सॉल्यूशन सम्यक भी रिप्लाई करेंगे, मैं भी रिप्लाई करूंगा। और आप चाहते हो कि आगे आने वाले पॉडकास्ट में कौन कौन सी प्रोफाइल से मैं लाऊं, वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। व्हाट्सएप टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हो तो आप बहुत ज्यादा यहाँ पे डिले कर चुके हो, बिकॉज वहाँ पे पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट रह सकते हो और काफी सारी चीजें, इनसाइट्स वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज हो, स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज हो। मेक श्योर आप पिंड कमेंट जरूर से चेक करो लिंक के लिए, और डिस्क्रिप्शन भी चेक करो, काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी 3 एपिसोड्स हो चुके हैं पॉडकास्ट के, आई कार्ड पे आप जाके देख सकते हो। तो सम्यक, थैंक यू सो मच, आपने इतना सब कुछ अपने इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे इस वीडियो में। तो ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।